साल 1970, दो देश साउथ कोरिया और घाना, सेम स्टार्टिंग लाइन, यंग पॉपुलेशन, पोर्ट्स का एडवांटेज, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और इनकम, दोनों की इनकम 1970 में लगभग सेम थी, $250 से $300 पर पर्सन पर ईयर, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अगर उस वक्त आपसे कोई पूछता कि 50 साल बाद कौन सा देश हाईटेक सुपर पावर बनेगा, बहुत लोग घाना बोलते। साउथ कोरिया को लोग डिक्टेटरशिप, पॉवर्टी और फैमिन से जानते थे, और फिर कहानी पलट गई। जिस देश से किसी को उम्मीद नहीं थी वही रॉकेट बन गया। साउथ कोरिया ने बैठ लिया, हम फैक्ट्री इकोनॉमी बनाएंगे, हम इंजीनियरिंग को पुश करेंगे, हम दुनिया को बेचेंगे, हम रिस्क लेंगे। घाना कोकोआ और कमोडिटीज पर टिक गया। दाम ऊपर तो साल अच्छा, दाम नीचे तो साल खराब, और धीरे धीरे पावर कुछ लोगों के आसपास जमा होती गई। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे रेंट सीकिंग बोलते हैं। सिंपल मीनिंग, शॉर्टकट से पर्सनल फायदा, प्रोडक्शन नहीं। 50 साल बीत गए। साउथ कोरिया आज लगभग $30,000 पर पर्सन कमा रहा है, घाना अराउंड $2,500, 15 टाइम्स का गैप एक ही लाइफ टाइम में। तो सवाल ये है, कैसे एक देश टेक ऑफ करता है और एक देश पिछड़ जाता है, और इंडिया इस जोन में कहां खड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डेवलपमेंट कोई मैजिक बटन नहीं है। ना सिर्फ एजुकेशन, ना सिर्फ डेमोक्रेसी, ना सिर्फ ज्योग्राफी। नेशंस इंजन्स होते हैं जिसके 6 सिलेंडर्स होते हैं। अगर सारे एक साथ फायर करे तो ही बूम होगा। अगर एक भी सिलेंडर फेल हो गया तो परफॉर्मेंस क्रैश हो जाएगी। चलो वो 6 सिलेंडर को सिंपल भाषा में समझते हैं। पहला सिलेंडर है रूल्स एंड रेगुलेशंस। साउथ कोरिया ने रूल बुक क्लियर रखा। वैल्यू बनाओ, रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क लो, सपोर्ट मिलेगा। जहां रूल्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, लोग फैक्ट्रीज खोलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जहां कनेक्शन कल्चर होता है, फेवर, सेटिंग, रिकमेंडेशन, वहां लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। उनकी एनर्जी प्रोडक्शन से कटकर मैनिपुलेशन में ज़्यादा जाती है। रूल्स डिसाइड डेस्टिनी दोस्तों। दूसरा सिलेंडर है ज्योग्राफी और हेल्थ। ट्रॉपिक्स टफ होते हैं, गर्म क्लाइमेट, मलेरिया, फटीक, इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा, पर ज्योग्राफी डेस्टिनी नहीं है। एक फेमस पैटर्न है जिसे प्रेस्टन कर्व कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल, जब देश बहुत गरीब होता है तब थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफ़ी बढ़ा देता है। वर्कफोर्स हेल्दी हो जाती है, एनर्जी आती है, प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है। एक स्टेज लेकिन उसके बाद ऐसा आता है जब हेल्थ गेन्स स्लो हो जाते हैं। मतलब अगर देश में हेल्थ और एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आया तो लेबर ज्योग्राफी को बीट कर सकता है। सिंगापुर ने यही करके दिखाया। तीसरा सिलेंडर है ओपननेस और फैक्ट्रीज। पुअर नेशंस फार्म्स में अटके पड़े रहते हैं क्योंकि दुनिया से उन्हें एक्सेस नहीं मिलता। रिच नेशंस एक सिंपल हाईवे चुनते हैं। पहले लोगों को खेती से निकालो, फिर उनको फैक्ट्रीज में लगाओ, और फिर प्रोडक्ट दुनिया को बेचो। यही से इकोनॉमिक टेक ऑफ होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री चलती है तो नौकरियां मिलती है, नौकरियां मिलती है तो सैलरीज बढ़ती है। जब सैलरीज बढ़ती है तब लोग सेविंग करते हैं। जब लोग सेविंग से इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट से और फैक्ट्रीज खुल जाती है, और फिर फैक्ट्री से और जॉब्स आते हैं। ये पूरी साइकिल रिपीट होती है। इस कंटिन्यूस साइकिल को ही इकोनॉमिक टेक ऑफ बोलते हैं। कमोडिटी डिपेंडेंस इस साइकिल को तोड़ देता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्राइस, एक ही रिस्क होता है। प्राइस गिरते ही सारा इंजन बंद हो सकता है। चौथा सिलेंडर दोस्तों, स्किल्स, एजुकेशन और इनोवेशन। ग्रोथ एक लर्निंग लैडर है दोस्तों। जब देश बहुत गरीब होता है वो दुनिया से टेक्नोलॉजी कॉपी करता है क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना होता है। जब देश थोड़ा और अमीर हो जाता है वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है, क्वालिटी ऊपर, कॉस्ट नीचे। और जब देश एडवांस हो जाता है तब वो इन्वेंट करता है, लैब्स, पेटेंट, रिसर्च, मोनोपोली, प्रॉफिट्स। अगर सैलरी बढ़ रही है पर प्रोडक्टिविटी स्टेबल है तो देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। सिंपल मीनिंग, लेबर महंगा हो गया, लेकिन स्किल्स लो रहेगी, और ग्लोबल मार्केट बोलता है भाई तुम बहुत एक्सपेंसिव हो, ना चीप लेबर का एडवांटेज दे रहे हो, ना तुम्हारे पास स्किल्स है, ना तुम प्रोडक्टिव हो, ना तुम्हें हाईटेक एडवांटेज है तुम्हारे पास। दोस्तों, इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंडिंग अभी 0.7% ऑफ जीडीपी है। चाइना का 2.4% ऑफ जीडीपी, जबकि यूएस का 3.4% ऑफ जीडीपी। स्किल्स इंजन को दोस्तों ओवरड्राइव पर लाना पड़ेगा।
पांचवा सिलेंडर है एग्जीक्यूशन कैपेसिटी। पॉलिसी बोलना, पॉलिसी बनाना इजी है, लेकिन डिलीवरी टफ है। साउथ कोरिया ने टारगेट्स, मॉनिटरिंग और डिसिप्लिन इंप्लीमेंट किया। कंपनीज को बोला ग्लोबली कंपीट करो। एग्जीक्यूशन का मतलब है काम टाइम पर होना, पोर्ट्स फास्ट होना, फ्राइट कॉस्ट कम होना, ब्यूरोक्रेसी कोऑर्डिनेटेड होना। सिंपल लाइन, जुगाड़ नहीं सिस्टम। और जहां ट्रस्ट होता है, ट्रांजैक्शन स्मूथ होते हैं, ग्रोथ एक्सेलरेट होती है दोस्तों। छठा सिलेंडर है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स। इकोनॉमी सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म से नहीं बनती, इकोनॉमी ग्लोबल एक्सिस से बनती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन, क्रेडिट लाइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब तब मिलता है जब दुनिया आपको ट्रस्ट करती है। साउथ कोरिया ने यूएस के साथ अलायंस बनाया, उन्हें कैपिटल मिला, उन्हें टेक्नोलॉजी मिली। उनकी फैक्ट्रीज जो एशिया में थी वो ग्लोबल स्टेज पर हो गई और ग्लोबल स्टेज पर कॉम्पिटिटिव बन गई। घाना के पास ये नेटवर्क नहीं था। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 1994 के बाद जो उनका ट्रेड खुला तब उनका जंप हुआ, उनमें इन्वेस्टमेंट आए। चाइना WTO एंट्री के बाद सप्लाई चेन्स में प्लग इन हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में एक्सप्लोड हो गई। जियोपॉलिटिक्स मिलिट्री दोस्तों टॉपिक नहीं है सिर्फ, जियोपॉलिटिक्स मार्केट एक्सेस का इंजन है। तो फॉर्मूला दोस्तों सिंपल है। डेवलपमेंट का मतलब रूल्स, हेल्थ, एजुकेशन, फैक्ट्रीज, एग्जीक्यूशन और अलायंसेस। अगर उसका एक पीस भी फेल होता है तो उसकी चेन ब्रेक हो जाती है। अगर सारे अलाइन हो गए तो घाना भी साउथ कोरिया जैसा बन सकता है। और अब इंडिया की कहानी ये इसमें कहाँ है दोस्तों? इंडिया में रूल्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन जुडिशियल स्पीड आज भी कम है। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने का स्पीड आज भी कम है। हमारी हेल्थ डिजिटल हो गई है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स आज भी हमें बूस्ट करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लास्ट हो रहा है, एक्सप्रेस वेज, फ्राइट कॉरिडोर्स, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आज भी कम है। इनोवेशन और R&D इंटेंसिटी को दोस्तों एक्सीलरेट करना होगा। एग्जीक्यूशन एबिलिटी मेगा प्रोजेक्ट्स में इंप्रूव हो रही है, लेकिन एवरीडे गवर्नेंस में आज भी एग्जीक्यूशन को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और जियोपॉलिटिक्स में इंडिया ने एक बैलेंस एक्सेस क्रिएट किया है। US, यूरोप, गल्फ, जापान सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब फाउंडेशन हमारा सेट है, हमारी अलाइनमेंट अभी पेंडिंग है। अगर 6 सिलेंडर्स दोस्तों फायर हुए तो 2047 तक इनकम हमारी 4 से 5 गुना हो जाएगी। अगर स्लिप हुआ तो हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। अब सवाल सिंपल है, नेशनल लेवल पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इनोवेशन पुश, इंजीनियर्स, लैब्स, कैपिटल, एक्सपोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, कॉस्ट उसकी लो करनी पड़ेगी। प्रेडिक्टेबल रूल्स, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। और हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स डेटा सीखो, जियोपॉलिटिक्स को समझो, स्किल्स को बिल्ड करो। एंटरप्रेन्योर्स वैल्यू बनाओ, शॉर्टकट नहीं। पॉलिसी माइंड्स एग्जीक्यूशन की डिलीवरी को ट्रैक करो, स्लोगन्स को नहीं। यू आर दोस्तों नॉट अ ब्लेम जनरेशन, यू आर अ बिल्डर जनरेशन। तो फाइनल सवाल आपसे, विल इंडिया एस्केप द मिडिल इनकम ट्रैप? यस और नो एंड व्हाई? हमें आप कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। दिस इज टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 बाय चिन्मय दांडेकर दोस्तों। यहाँ हाइप नहीं, क्लैरिटी मिलेगी। 2047 इज पर्सनल। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर दोस्तों। थैंक यू।